नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम प्रेम घन की छाया स्मृति पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ लिया गया है अंतरा भाग 2 से। तो आइए कक्षा 12वीं हिंदी इलेक्टिव के लिए पढ़ लेते हैं प्रेम घन की छाया स्मृति। यह एक संस्मरणात्मक निबंध है, अर्थात लेखक ने अपने प्रिय साहित्यकार प्रेम घन को याद करते हुए इसे उनके विषय में लिखा है। तो आइए देख लेते हैं रामचंद्र शुक्ल जी का संक्षिप्त परिचय। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था और इनकी जो है शिक्षा दीक्षा स्वाध्याय से ही हुई। संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला और हिंदी का इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। आचार्य शुक्ल हिंदी के उच्च कोटि के आलोचक, इतिहासकार और साहित्य चिंतक है। विज्ञान, दर्शन, इतिहास, भाषा विज्ञान, साहित्य और समाज के विभिन्न पक्षों को इन्होंने अपनी लेखनी से पुस्तकाकार दिया। तो इस तरह साहित्यिक परिवेश में पले बड़े रामचंद्र शुक्ल जी का संस्मरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रेम घन की छाया स्मृति। इस गद्य को समझने के लिए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि आज यदि आपको आपका चहेता कलाकार कोई भी हीरो हो कहीं मिल जाए तो आप कितने प्रसन्न होंगे। अगर आप मुंबई जाते हो और अमिताभ बच्चन का घर बाहर से देख लेते हो तो क्या अनुभूति होती है कि मैंने अमिताभ बच्चन का घर देखा है। तो यही भावना यहाँ पर हमारे लेखक के मन में है, क्योंकि उस ज़माने में बच्चों का जो रुझान होता था वे पुस्तकों की तरफ होता था। पुस्तकें पढ़ते हुए जो उनके पसंदीदा लेखक होते थे वे उनके लिए किसी नायक से कम नहीं होते थे। लेखक यहाँ पर अपने परिवार के बारे में बता रहे हैं कि परिवार से ही साहित्यिक माहौल उन्हें मिला है और वे कहते हैं, मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। फारसी कविताओं की उक्तियों की हिंदी कविताओं की उक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। वे रात को प्रायः रामचरितमानस और रामचंद्रिका घर के सब लोगों को एकत्रित करके बड़े चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। तो इस प्रकार लेखक जब बच्चे थे तो उनके बाल मन पर साहित्य का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, अर्थात साहित्य का अंकुरण उनके मन में किया गया। आगे लेखक कहते हैं कि जब उनके पिता की बदली तहसील से मिर्ज़ापुर हुई तब उनकी अवस्था 8 वर्ष की थी। जब वे मात्र 8 वर्ष के थे तभी से उनके मन में भारतेंदु के विषय में एक अलग ही लगाव, एक अलग ही प्रेम था। भारतेंदु हरिश्चंद्र को वे कहीं न कहीं सत्यवादी हरिश्चंद्र के साथ जोड़ कर देखते थे। कई बार वे सोचते थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और भारतेंदु एक ही है, क्योंकि दोनों में कहीं न कहीं हरिश्चंद्र का नाम है। इसलिए यहाँ पर लेखक का जो बाल मन है, जब वे बच्चे थे तो उन्हें दोनों एक ही लगते थे। तो भारतेंदु जी का नाटक सत्य हरिश्चंद्र को उन्होंने कई बार देखा था। लेखक जब मिर्ज़ापुर आए तो उन्हें पता चला कि उनके पसंदीदा साहित्यकार भारतेंदु जी के एक परम मित्र उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी जी यहीं रहते हैं, इसी शहर में। तो उन्हें देखने की इच्छा मन में लिए उन्होंने कुछ बच्चों को एकत्रित किया। जो बच्चे उनके घर का पता जानते थे उनके साथ उन्होंने मित्रता की और जा पहुँचे सीधा उनके घर के आंगन के नीचे। तो इस तरह आंगन में वे घंटों खड़े रहे और देखते रहे, कई चक्रें लगाई गली में कि कब उनके दर्शन होंगे। जिसका इंतज़ार था वही हुआ। कुछ देर बाद प्रेम घन जी खुद आकर अपनी बालकनी में खड़े हो गए। बरामदा सघन लताओं के जाल से आवृत था, अर्थात उनकी जो बालकनी थी वह बहुत अच्छे पौधों के साथ ढकी हुई थी। उसी के बीच में खंबे के साथ वे आकर खड़े हुए दिखाई दिए। सब मित्रों ने मुझसे तुरंत कहा, देखो वे रहे सामने। कोई दिखाई न पड़ा, पर सड़क पर कई चक्कर लगे। कुछ देर पीछे एक लड़के ने उंगली ऊपर करके इशारा किया। लता प्रतान के बीच में एक मूर्ति खड़ी दिखाई दी। दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे, एक हाथ खंबे पर था। देखते ही देखते यह मूर्ति दृष्टि से ओझल हो गई। बस यही पहली झलक थी। तो इस तरह एक सुंदर सा उन्हें अनुभव है कि उन्होंने अपने पसंदीदा साहित्यकार के मित्र को किस तरह से देखा, जो कि प्रेम घन थे। आगे लेखक कहते हैं, ज्यों-ज्यों मैं सयाना होने लगा त्यों-त्यों मेरी साहित्य के प्रति रुचि बढ़ने लगी और पुस्तकालय जाकर मैं नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ता था। और कई बार तो मेरे पिताजी मुझसे पुस्तकें छुपा भी देते थे कि बहुत ज़्यादा पढ़ने लगा है, समय से पहले इसे
कुछ ऐसी बातें ना पढ़ ले कि जिससे यह बिगड़ जाए। तो इस तरह से पुस्तकें पढ़ते पढ़ते उनकी एक दिन केदारनाथ जी से मुलाकात हुई। तो इस प्रकार यह मुलाकात उनकी मित्रता में बदल गई और धीरे धीरे देखते देखते उनके साथ कई मित्र ऐसे जुड़ गए जो कि हिंदी साहित्य में रुचि रखते थे। और ये सारे मित्र मंडली जब आपस में खड़े होकर कहीं चर्चा करते तो शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते। जब वे मित्र मंडली आपस में बातचीत किया करते तो बात बात में निस्संदेह शब्द का वे बार बार प्रयोग करते। निस्संदेह अर्थात नो डाउट अंग्रेजी में। तो यहाँ तो लेखक कहते हैं कि बार बार जब हम निस्संदेह शब्द का प्रयोग किया करते तो हमारे आसपास के रहने वाले लोगों ने हमारी मंडली का, हमारी मित्र मंडली का अर्थात मेरे फ्रेंड्स के ग्रुप का नाम ही निस्संदेह रख दिया। लेखक कहते हैं जिस मोहल्ले में मैं रहता था वहाँ पर प्रायः लोग जज और वकील थे और अक्सर उर्दू बोला करते थे, तो उनके कानों को उर्दू की आदत थी और जब वे निस्संदेह शब्द हमारा सुनते तो उन्हें बड़ा अचरज होता और बड़ा अलग सा लगता। एक दिन मेरे पिताजी किसी से मेरा परिचय देते हुए कहने लगे, इन्हें हिंदी का बड़ा शौक है। चट से जवाब मिला, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मैं तो इनकी सूरत देखते ही पहले से ही वाकिफ़ था। लेखक कहते हैं पता नहीं मेरी सूरत में ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने यह छूटते ही कहा। आगे लेखक कहते हैं चौधरी साहब से तो अब अच्छी तरह से परिचय हो गया था। अब उनके यहाँ मेरा आना जाना एक लेखक की हैसियत से हुआ करता था। हम लोग उन्हें एक पुरानी समझा करते थे, पुरानी चीज़ समझा करते थे, मतलब लेखक को हिंदी में रुचि थी और हिंदी के बहुत अच्छे साहित्यकार थे प्रेमघन जी, तो उनके साथ उनका उठना बैठना शुरू हो जाना एक बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। पुरातत्व की दृष्टि से प्रेम और कुतूहल उनके भीतर एक अद्भुत मिश्रण की तरह उनके मन में हर वक्त उनके लिए बना रहता था। अर्थात उनके लिए एक प्यार, सम्मान और पुराने होने, हिंदी के पुराने ज्ञाता होने का एक जो सम्मान है वह उनके मन में बराबर उनके प्रति बना रहता था। वे कहते हैं यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे। वसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर उनके यहाँ खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी, मतलब खानदानी रईस हैं, उनकी हर एक अंदाज से पता चलता था। कंधों पर बाल लटक रहे हैं, आप इधर उधर टहल रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा पान की तश्तरी लिए पीछे पीछे घूम रहा है। जो बातें उनके मुंह से निकलती थी उनमें एक विलक्षण वक्रता रहती थी। उनकी बातचीत का ढंग ही निराला था। तो यहाँ पर प्रेमघन एक जाने माने साहित्यकार हैं, उनकी बातचीत का अंदाज ही निराला था और उनकी बात कोई भी सीधी सरल नहीं होती थी, उसमें कुछ न कुछ घुमाव अवश्य होते थे। लेखक कहते हैं उनकी बातचीत का अंदाज एक अलग ही वक्रता लिए होता था, अर्थात उनकी बातचीत कुछ अलग ही साहित्यिक ढंग की होती थी, अर्थात सीधी सीधी बात वे नहीं करते थे। तो यहाँ पर वे कहते हैं उनके नौकर आदि के हाथ से यदि कोई गिलास दूध का नीचे गिर जाता तो वे उसे बड़े प्यार से पूछते, का रे बचा तो नहीं, अर्थात क्यों रे, कुछ गलती से बचा तो नहीं दिया। तो इसमें भी हास्य व्यंग का पुट है। वे जब भी कभी बात करते तो बात उनकी शुरू होती क्यों साहब से। तो इस तरह उनकी बात का अंदाज ही निराला था। वे लोगों को प्रायः बनाया करते थे, अर्थात वे लोगों को अक्सर बेवकूफ़ बनाया करते थे। इसमें उनसे मिलने वाले लोग भी उन्हें बनाने की फिक्र में रहते थे। तो इस तरह लोगों को भी प्रतीक्षा रहती थी कि कब वे बदले में उन्हें बेवकूफ़ बनाएं। मिर्ज़ापुर में पुरानी परिपाटी के एक बहुत प्रतिभाशाली कवि रहते थे जिनका नाम था वामनाचार्य गिरी। एक दिन वे सड़क के किनारे चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ते चले जा रहे थे। अंतिम चरण रह गया था। चौधरी साहब हमेशा की तरह अपने बरामदे में बाल लटकाए छिटकाए खड़े थे, खंबे के सहारे। चट कवित्त पूरा हो गया। वामन जी ने नीचे लिखे कवित्त को ललकारा जिसका अंतिम अंश था, खंभा टेक खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। तो आगे उन्होंने उनके ऊपर हास्य करते हुए कहा कि खंभा टेक कर तो ऐसे खड़े हो जैसे मुगल साम्राज्य की कोई सुंदर नारी हो, कोई सुंदर स्त्री हो, क्योंकि उनके बाल घुंघराले और लंबे थे। तो उनके जीवन से संबंधित जो रोचक प्रसंग है उस पर कई प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में। यहाँ पर रोचक प्रसंगों का वर्णन लेखक ने किया है। एक दिन कई लोग बैठे बातचीत कर रहे थे कि इतने में पंडित जी आ गए। चौधरी साहब ने पूछा, कहिए क्या हाल है। पंडित जी बोले, कुछ नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया है और सीधे चले आ रहे हैं।
प्रश्न हुआ जल ही खाया है या कुछ फलाहार भी पिया है। अर्थात वहीं पर उन्होंने उनकी गलती पकड़ ली कि जल खाया है, जल खाया नहीं जाता, पिया जाता है। तो बदले में उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, अच्छा केवल जल ही खाया है या फलाहार भी पिया है, मतलब फल पिए हैं या जल खाए हैं, बताइए। एक दिन चौधरी साहब के पड़ोसी उनके घर पहुंचे। देखते ही उन्होंने सवाल किया, क्यों साहब, एक लफ्ज मैं अक्सर आपके मुंह से सुना करता हूं, पर उसका ठीक से अर्थ आज तक समझ में नहीं आया। आखिर घन चक्कर के माने क्या है, उसके लक्षण क्या है? तो पड़ोसी महाशय बोले, वाह, यह क्या मुश्किल बात है। एक दिन रात को सोने से पहले कागज कलम लेकर सवेरे से रात तक जो जो काम किए हों सब लिख जाइए और पढ़ जाइए, बस यही घन चक्कर है। एक प्रसंग और लेखक यहाँ पर हमारे साथ साझा कर रहे हैं कि उर्दू बेगम नामक एक विनोदपूर्ण पुस्तक लिखने के दौरान वे अक्सर अपने मित्रों के साथ भगवान दास मास्टर, भगवान दास हालना, लक्ष्मी नारायण चौबे आदि सहपाठियों मित्रों के साथ वे अक्सर चौधरी साहब के घर जाया करते थे। और एक दिन वे पुस्तक लिखने के सिलसिले में वहाँ पर छत पर सभी बैठे हुए थे और चौधरी साहब के पास एक लैंप जल रहा था। लैंप की बत्ती बार बार भभकने लगी, अर्थात पुराना समय है, लाइट नहीं है, लैंप से वे अपना काम कर रहे हैं और लैंप जब तेज हो गई तो भभकने लगी। चौधरी साहब नौकरों को आवाज देने लगे। मैंने चाहा कि बढ़कर बत्ती नीचे गिरा दूं, पर लक्ष्मी नारायण ने तमाशा देखने के विचार से मुझे रोक लिया। चौधरी साहब कहते जा रहे थे, अरे जब फूट जाई तबे चला आवत। अंत में चिमनी ग्लोब के सहित टूटकर चकनाचूर हो गई। तो इतने रईसाना अंदाज में थे कि सामने लैंप को थोड़ा सा हाथ बढ़ाकर वे बंद कर सकते थे, किंतु जब तक लैंप टूटकर चकनाचूर नहीं हो गया वे नौकर को आवाज लगाते रहे। इससे पता चलता है कि वे रईसाना अंदाज में मस्त स्वभाव के व्यक्ति थे। इस तरह इस पूरे पाठ में लेखक के पिताजी का साहित्यिक परिवेश देना, घर में अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ाना बच्चों को और फारसी और अरबी के अच्छे ज्ञाता होना, यह महत्वपूर्ण है। और दूसरा है, इससे पूछे जाते हैं प्रेमघन जी के जीवन से संबंधित रोचक प्रसंग, तो उनके बारे में जो भी स्मृतियाँ लेखक की जुड़ी हुई हैं उन्हीं को बड़े सुंदर ढंग से यहाँ पर लेखक ने अपने इस गद्य में पिरोया है। तो आप समझ सकते हैं आज के ज़माने में आज के विद्यार्थियों के लिए जो हीरो और हीरोइन से मिलने का अनुभव है, वही अनुभव यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी का प्रेमघन जी से मिलने का है। तो उम्मीद करती हूँ इस पाठ को आपने बखूबी समझ लिया होगा और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लिया होगा। अगले पाठ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय और नमस्कार।